8.12 में इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, उसका ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो आगे हम पढ़ते हैं, वी सी फ्रॉम दिस टेबल दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं उस टेबल में। क्या? द डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, जो पहली वो दे रखी थी ना शुरुआत की, वो क्या थी? डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस थी। दूसरी कौन सी थी? आ गया, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन डेटा इन प्रोसेसर रजिस्टर्स। द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है? लोड और स्टोर। वो कैसे काम करती है, यूज क्या करती है? एक इफेक्टिव एड्रेस, लोड करना है तो इफेक्टिव एड्रेस चाहिए, स्टोर करना है तो भी इफेक्टिव एड्रेस चाहिए। जहां से रीड करना है, लोड का मतलब रीड करना है और स्टोर का मतलब राइट करना है, तो दोनों के लिए हमें इफेक्टिव एड्रेस चाहिए। तो वो कहां से करेगा? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशन ऑफ कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर्स। 2 रजिस्टर होंगे अलग अलग, जिनके कंटेंट को जोड़कर एड्रेस आ सकता है। मान लो ये फिर से तीसरे चैप्टर से रिलेटेड है, इसको याद रखना, तीसरे चैप्टर में हम फिर से यही करेंगे। मान लो एक रजिस्टर है मेरा 32 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, लेकिन जो मेरे 32 बिट का एड्रेस है, सपोज ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज वर्ड साइज तो याद है सबको, एक बार में कितना एक्सेस किया जा सकता है उसको वर्ड साइज कहते हैं। प्रोसेसर कितना रीड या राइट कर सकता है, तो मैं कहता हूँ वर्ड साइज है हमारा 8 बिट का। इसका मतलब एक बार में हमारे जो रजिस्टर है उसमें 8 बिट की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। रजिस्टर्स भी उसी साइज के होंगे जो हमारा वर्ड साइज होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उस ऑपरेशन में डेटा जो है वो 8 बिट से ज्यादा साइज का है। वैल्यू बड़ी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी 8 बिट की हो। मैं 48 बिट का यूज कर रहा हूँ रजिस्टर, लेकिन वैल्यू 48 बिट से भी ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 2 अलग अलग लोकेशन मिला के स्टोर करना पड़ेगा डेटा को, है ना। 8 बिट के 2 लेने पड़ेंगे। जैसे ही मेरे डेटा की वैल्यू 8 बिट से ज्यादा होगी तो मुझे 8 बिट के 2 रजिस्टर्स में उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सपोज R1 है और ये R2 है, और वैल्यू है X जिसको हमें स्टोर करना है, जिसका साइज बड़ा है। तो X की जो वैल्यू है वो मुझे कहां से मिलेगी? R1 प्लस R2, प्लस मतलब उन दोनों को इकट्ठा करके, यहाँ एडिशन नहीं कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 मतलब R1 और R2 के कंटेंट को दोनों को मिलाकर मुझे X की वैल्यू मिल रही है। क्लियर है ना ये चीज भाई? सिंपल सी बात है, इसको तो क्या दोबारा एक्सप्लेन करूं। एक जेब में नहीं आ रहा तो मैंने क्या कर दिया, उसको से थोड़ा सा पावर मूंगफली ली है मैंने, ठीक है, मूंगफली का सीजन चल रहा है, मूंगफली ली है और मुझे खाते हुए चलनी है बस में, ठीक है। कंडक्टर ने कहा कि कोई थैली लेके सामान लेके नहीं चढ़ेगा, गंदगी करते हो, तो आप छुपा के ले जाओगे। छुपा के क्या करोगे? जेब में डाल लिया आपने, देखा इस जेब में पूरा आ नहीं रहा, दिख रही है बाहर, अगर पूरी डाल लेता हूँ तो क्या किया आपने? उसमें से कुछ हिस्सा लेके दूसरे रजिस्टर में डाल दिया। अब आ गया समझ में? ठीक है। तो क्या होगा, जब पावर मूंगफली इकट्ठी चाहिए होगी मुझे, तो मैं क्या करूँगा? दोनों को, जेब को खाली कर दूंगा एक साथ, तो वो मुझे पूरी एक साथ पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा है इसने, कैसे ऑब्टेन करेगा? इफेक्टिव एड्रेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ 2 रजिस्टर्स। इफेक्टिव एड्रेस कैसे आएगा? जरूरी नहीं है एक ही रजिस्टर में हो, 2 अलग अलग रजिस्टर में हो सकती है वैल्यू, तो उन दोनों को कंबाइन करेगा या जो भी करेगा, ठीक है। 2 registers or a register and a displacement constant provided in the instruction, ठीक है। या तो ये 2 वैल्यू हो सकती हैं या एक डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो सकता है। ऑफसेट बताया था मैंने आपको, उसमें क्या होता है? बेस प्लस ऑफसेट, बेस प्लस ऑफसेट। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? बेस मतलब बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट उसकी वैल्यू। तो ये बेस क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा सभी के लिए, सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू चेंज होगी। मकान नंबर 17 के लिए ऑफसेट की वैल्यू 17 है, बेस एड्रेस गली नंबर 6 फिक्स है, तो गली नंबर 6 प्लस 17, गली नंबर 6 प्लस 22, गली नंबर 6 प्लस 25, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो इस केस में हमें कहां से मिल रहा है इफेक्टिव एड्रेस? अ रजिस्टर, एक रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ऑफसेट बता दूं थोड़ा सा,
अभी बता तो रहा हूँ, गली नंबर 6 में मकान नंबर 17, ये गली नंबर 6 है, ठीक है। इसके अंदर हर एक मकान की पोजीशन अलग अलग होगी, जिसके आधार पर उसको हम नंबर देते हैं, ठीक है। आप जब यहाँ पर पहुंच गए, दुर्गालाल यहाँ खड़ा है गली नंबर 6 के एंट्रेंस पे, पहले मकान पर जाने के लिए उसको कितना चलना है? 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, सब हम मकान नंबर को ही मान लेते हैं कि उतना चलना है। पहले मकान पर पहुंचने के लिए तुम्हें कितना चलना है? 1 यूनिट चलना है। दूसरे के लिए कितना चलना पड़ेगा? 2 यूनिट, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। तो ये इससे कितना दूर है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना आपको कवर करनी पड़ रही है दूरी, उसको क्या कहते हैं? उसका ऑफसेट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? ऑफसेट वैल्यू चेंज होगी, बेस फिक्स रहेगा हमारा। यहाँ पर भी इसने यही कहा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ रजिस्टर, एक रजिस्टर होगा और दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। दोनों रजिस्टर भी हो सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू और एक रजिस्टर भी हो सकता है। फिक्स वैल्यू क्या होगी? हमारी बेस जो होगा, ठीक है। The program control instructions use register value and a constant to evaluate the branch address. branch address को कैसे करता है? रजिस्टर की वैल्यू और एक कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के क्या करेगा? विच इज ट्रांसफर्ड टू अ रजिस्टर और अ प्रोग्राम काउंटर पीसी। अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा? R1 R2 ऐसे चल रहे थे हमारी वैल्यूज, ब्रांच आई सीधा कहाँ ले गई? R9 पर। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही चेंज होगी। पहले हम क्या करते हुए चल रहे थे? बेस प्लस R1 R2 R3, R3 के बाद पता पड़ा, R2 के बाद हमें पता पड़ा कि क्या है? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आ गई, तो यहाँ क्या कर देना है? R9 पे जाने के लिए डायरेक्ट यहाँ कर देना है। तो यही कह रहा है, और ये कैलकुलेट करके कहाँ स्टोर करना है हमें? एक रजिस्टर में। तो जनरली क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि वही होल्ड करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम काउंटर। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं रिस्क पाइपलाइन का, उससे हम समझ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को यूज करके कैसे रिस्क पाइपलाइन की जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हार्डवेयर किस तरह से देखेंगे इसका। द कंट्रोल सेक्शन फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। क्या करेगा? प्रोग्राम मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, हमें मालूम है ना। प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस रहेंगी स्टोर, प्रोग्राम रहेगा मतलब इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वहां स्टोर। तो इसको फैच करके कहाँ लाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेकर आएगा। द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एट द सेम टाइम दैट द रजिस्टर नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर सेलेक्टेड। दूसरी तरफ क्या कर सकता है? दूसरा सेगमेंट हमने पहले देखा था इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में, डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। द प्रोसेसर यूनिट consists of a number of registers and an arithmetic logic unit। बहुत सारे रजिस्टर होंगे उसमें, और क्या होगा? ALU होगा जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। that the registers needed for the execution of the instruction are selected। sorry, the processor unit में क्या होगा? बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे और ALU होगा जो कि क्या परफॉर्म करेगा? necessary arithmetic logic and shift operation, उसको परफॉर्म करेगा। A data memory is used to load or store। एक डेटा मेमोरी यूज की जाएगी डेटा को लोड या स्टोर करने के लिए। फ्रॉम अ सेलेक्टेड रजिस्टर इन द रजिस्टर फाइल, किसी रजिस्टर से वैल्यू को स्टोर करना है या वैल्यू को रजिस्टर में लाना है, लोड या स्टोर किया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब ऑपरेशंस एंड इंप्लीमेंटेड इन 3 सेगमेंट्स। क्या किया गया? इंस्ट्रक्शन साइकिल को क्या कह रहा है? 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? इंस्ट्रक्शन फेच, ALU ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन। हाँ, क्या कहा इसने कि जो साइकिल है हमारा उसको 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड कर दिया। तो उसके लिए सेगमेंट क्या डिसाइड किए इसने? इंस्ट्रक्शन फेच करनी है। और हमने देखा कि यहाँ पर हमें एड्रेस को वो नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता?
इफेक्टिव एड्रेस नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है ना, इफेक्टिव एड्रेस नहीं कैलकुलेट करना पड़ता तो जो स्टेप था हमारा वो चाहिए नहीं अब हमें कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। तो क्या कह दिया इसने, सीधा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पड़ी हैं, रजिस्टर्स में पड़ी हैं, ये हमने अभी देख लिया था थोड़ी देर पहले। फिर तीसरे नंबर पे क्या किया इसने, उसको एग्जीक्यूट कर दिया डायरेक्टली। तो ये 3 इसमें डिवाइड कर दिया और इसको इंडिकेट कर रहा है किससे, आई, ए और ई से। आई मतलब इंस्ट्रक्शन फैच, ए मतलब एएलयू ऑपरेशन, ई मतलब एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे ये इसी से डिनोट करके लिखेंगे इसको। द आई सेगमेंट फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। जो आई वाला सेगमेंट है वो मेमोरी से फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को। द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड एन एएलयू ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन अ सेगमेंट, ए सेगमेंट। जो सेगमेंट ए है उसके अंदर ये परफॉर्म हो जाएगा। कौन सा? एएलयू का ऑपरेशन। द एएलयू इज यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट फंक्शंस। 3 अलग अलग काम करेगा एएलयू। क्या क्या? डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? अरिथमेटिक, लॉजिक या शिफ्ट। 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग ऑन डिकोडेड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या करने के लिए कहा गया है उसके आधार पर। इफ इट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन फॉर अ डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन तो उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इट इवैल्यूएट्स द इफेक्टिव एड्रेस फॉर अ लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन। अगर जरूरत होती है तो अधिकतर तो इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हमने देख लिया रिस्क में। और इट कैलकुलेट्स द ब्रांच एड्रेस फॉर ए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये अलग अलग तरह के काम इसको करने हैं, सारे एएलयू ऑपरेशन हैं। द ई सेगमेंट, आई, ए और ई 3 सेगमेंट है ना। द ई सेगमेंट डायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ द एएलयू टू वन ऑफ द 3 डेस्टिनेशंस। 3 में से किसी एक जगह पर स्टोर करना होगा डिपेंडिंग ऑन द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन। कौन सी 3 जगह? It transfers the result of ALU operation into destination register in the register file. रजिस्टर में स्टोर करना हो सकता है। It transfers the effective address to a data memory. डेटा मेमोरी यानी कि 2 तरह की मेमोरी है, प्रोग्राम और डेटा की। डेटा मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है फॉर लोडिंग और स्टोरिंग। और it transfers the branch address to the program command. कि ब्रांच का एड्रेस आया था, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमें पता पड़ा कि इसमें ब्रांचिंग होनी है। ब्रांचिंग कहाँ जाएगी वो हमें मिल गई, वो हमें अब बतानी है, तो वो हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर दिया। तो तीनों सेगमेंट क्या क्या काम करेंगे? पहला सेगमेंट क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। दूसरा एएलयू वाला जितने भी तरह के ऑपरेशन हैं सभी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो लास्ट है, एग्जीक्यूट करके रिजल्ट को स्टोर करेगा डिजायर्ड लोकेशन पर। अब कह रहा है डिलेड लोड। कंसीडर नाउ द ऑपरेशन। डिलेड लोड हमें पता है कि लोड को डिले कर देना। कंसीडर नाउ द ऑपरेशन ऑफ फॉलोइंग 4 इंस्ट्रक्शंस। 4 इंस्ट्रक्शन है अब हमारे पास जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाना है। सबसे पहली है लोड R1 M एड्रेस 1। ठीक है। अभी असेंबली की इंस्ट्रक्शन अब समझ में आने लग गई होंगी आपको भी। क्या करना है हमें, ये M एड्रेस मतलब जो भी एड्रेस की यहाँ पर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू, उस मेमोरी लोकेशन को क्या कर देना है, R1 में लोड कर देना है। लोड दिस इनटू R1। ये क्या है, कोई मेमोरी का एड्रेस है, किसी लोकेशन को बता रहा है। फिर दूसरा क्या, लोड सेकंड वाला एड्रेस R2 में लोड कर दीजिए। फिर कह रहा है ऐड R1 और R2 को जोड़कर R3 में लोड सेव करना है। ऐड यानी कि R1 R2 को जोड़कर R3 में सेव करना है। फिर स्टोर करने के लिए कह रहा है R3 की वैल्यू को किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर दीजिए। ये 4 इंस्ट्रक्शंस हो गई। ठीक है। थर्ड चैप्टर हमने आधा कर लिया। इसी को करते करते में तीसरा चैप्टर आधा हो गया है। एक ही क्लास में करवा दूंगा वो अगला चैप्टर। If the 3 segment pipeline proceeds without interruptions, अगर ये 3 सेगमेंट की पाइपलाइन किसी इंटरप्शन के बिना चलती है, इंटरप्शन मतलब कोई एक्सटर्नली किसी भी तरह की ब्रांचिंग या उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं आती है, there will be a data conflict in instruction 3 because the operand in R2 is not yet available in
ए सेगमेंट, ए सेगमेंट है उसमें R2 अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो लोड नहीं हुआ उस मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी से फैच करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ पाइपलाइन शोन इन 99A। यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, R1 लोड होगा, फिर R2 लोड होगा, उसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे और उसके बाद में ये R3 में स्टोर होंगे, फिर उसके बाद आगे चलेगा ऑपरेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, पहली साइकिल में ये इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, पहली इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो कौन सी सेगमेंट को चल रही है, आई वाला सेगमेंट। अब यहाँ पे ये सेगमेंट का नाम लिखा है, ठीक है, पहले जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ सेगमेंट 1 2 3 लिखते थे, यहाँ किस इंस्ट्रक्शन को कौन से सेगमेंट में किया जा रहा है वो यहाँ लिख दिया। तो ये लोड R1 किसका चल रहा है, अभी पहले सेगमेंट में चल रहा है, फिर ये पहले सेगमेंट में कौन चलेगा, अगली इंस्ट्रक्शन, फिर पहले सेगमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। समझ में आ गई यहाँ ये कैसे कर रहा है, डायग्राम समझ में आ गया ना। अब क्या हो रहा है, ये सेगमेंट फिक्स है, इस पहली क्लॉक पर आई सेगमेंट पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, आई, ए और ई, ये तीन सेगमेंट है हमारे पास। सबसे पहले कौन सी आएगी, इंस्ट्रक्शन 1, स्मॉल आई से डिनोट कर देता हूं मैं ताकि ये आई और आई में कंफ्यूज नहीं हो आएगी, ये खाली रहेंगे। पहले हमने ये डायग्राम बनाया था, फिर यहाँ कौन आ जाएगा, I2, ये I1 यहाँ चला जाएगा और ये अभी भी खाली है, फिर इसमें I3 आ जाएगा, इसमें I2 आ जाएगा और इसमें I1 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये क्लॉक होगी पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी क्लॉक में जो आई सेगमेंट है उसमें कौन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन। तो तीसरी क्लॉक में आई सेगमेंट में कौन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डायग्राम बस अलग तरीके से बना दिया इसमें, और कुछ भी नहीं है, वही चीज आगे ना समझ में। तो यहाँ क्या होगा देखो, आई सेगमेंट में पहली इंस्ट्रक्शन पहली क्लॉक में, दूसरी क्लॉक में क्या होगा, पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ चली जाएगी, अगले सेगमेंट में, यहाँ आ गई ना ये। दूसरी क्लॉक में I1 कहाँ है, दूसरी क्लॉक में I1 कहाँ है, सेगमेंट ए के अंदर, यही तो है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करके बनाया है इसलिए कंफ्यूजन हो रही होगी, पर मीनिंग वही है यहाँ पर भी। ये तो समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल ऑपरेशन ऐसे चलेगा। ठीक है, आगे से आगे ऐसे चलता चलेगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर इन्होंने कहा देयर विल बी अ डेटा कॉन्फ्लिक्ट इन इंस्ट्रक्शन 3 बिकॉज द ऑपरेंड R2 इज नॉट येट अवेलेबल इन सेगमेंट A। ठीक है, ये जब हमें परफॉर्म करना है थर्ड इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए मुझे वैल्यू क्या क्या चाहिए, R1 और R2, R1 और R2 चाहिए। तो जब तक R1 और R2 अवेलेबल नहीं होंगी तब तक हम थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसने कहा कि यहाँ पर अगर आप देखो कि पहली क्लॉक में R1 तो मिल जाएगी मगर R2 नहीं मिलेगी, तो जब तक R2 नहीं मिलेगी तब तक ये अपना काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो यहाँ पर ये जब थर्ड इंस्ट्रक्शन को कहाँ ले जाना है हमें, सेगमेंट 3 में, कौन सा, एग्जीक्यूट करने में। वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि R1 R2 दोनों की वैल्यू नहीं मिले। क्या किया इसने, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ पाइपलाइन शोन इन 99A। यहाँ से दिख रहा है हमें द सेगमेंट E इन क्लॉक साइकिल 4, सेगमेंट E इन क्लॉक साइकिल 4 is in a process of placing the memory data into R2। इस क्लॉक में, क्योंकि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी इंस्ट्रक्शन कौन सी, लोड R2, तो ये एग्जीक्यूट कब हो रही है, फाइनली चौथे क्लॉक में एग्जीक्यूट हो रही है ना एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है।
ये इंस्ट्रक्शन है, ये पहली इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन चौथे में, 5वें, 6ठे ऐसे चलती रहेंगी, ये हमें मालूम है। तो लोड R2 वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो कब कंप्लीट होगी? 4th साइकिल जब चल रही होगी क्लॉक साइकिल, तो इसके एंड में जाके हमें R2 के अंदर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये? लेकिन जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है इसके लिए मुझे कब जरूरत है? तीसरे में शुरू होगी ना, ये तो तीसरे में शुरू हो गई। क्या कह रहा है? फैच कर लो और डेटा को ले आओ। तो डेटा अभी तक तो क्या हुआ? चौथे में जाके मिलेगा डेटा। तो अब आगे बात समझ में? ये शुरू कब हो गई? थर्ड इंस्ट्रक्शन थर्ड साइकिल पर शुरू हो गई और उसे डेटा चाहिए R1 और R2। तो इस जगह पर आने में ये तो एग्जीक्यूट हो गया, तो R1 तो मिल गया, लेकिन R2 अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो R2 नहीं मिलेगी। अब क्लियर है ये चीज? तो क्या हो गया? डेटा का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यही डेटा कॉन्फ्लिक्ट था कि जो डेटा चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। द ई सेगमेंट इन क्लॉक साइकिल 4 इज इन प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द मेमोरी डेटा इनटू R2। अभी चौथी जब साइकिल चल रही होगी तब क्या कर रहा होगा हमारा ई जो सेगमेंट है वो डेटा को अभी प्लेस कर ही रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा मेमोरी में। The A segment in clock cycle 4 is using data from R2। जो A segment है वो R2 में से डेटा को यूज कर रहा है, but the value of R2 will not be the correct value since it has not yet been transferred from memory। जब ये यहाँ से R2 की वैल्यू को एक्सेस कर रहा होगा तो R2 में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी वो। क्यों? क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ऑपरेशन और इसने स्टोर नहीं किया है, तो प्रीवियस कोई वैल्यू पड़ी है, दैट इज गार्बेज वैल्यू। वो करेक्ट वैल्यू नहीं है, यही कह रहा है। ये R2 इसको यूज कर रहा है, बट द वैल्यू इन R2 विल नॉट बी करेक्ट। वो करेक्ट वैल्यू नहीं है, मिल तो जाएगी कोई ना कोई वैल्यू, क्योंकि मेमोरी है, मेमोरी में कुछ ना कुछ तो वहाँ पड़ा ही होगा 99%। ठीक है, पर वो करेक्ट नहीं होगा सिंस इट हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी। अभी तक उसमें स्टोर नहीं हुई। It is up to the compiler to make sure that the instruction following the load instruction uses the data fetched from memory। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि अभी तक वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पूरी नहीं हुई है, तो क्या करना है। ठीक है, अब वो देखेंगे आगे करेगा क्या ये। If the compiler cannot find a useful instruction to put after the load, it inserts a no op। डिले करने के लिए क्या करेगा? एक नो ऑपरेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, मैंने टाइम आपको थोड़ी देर टालने के लिए मैंने क्या कहा? बैठ के कुछ भी काम कर लो। कुछ करने को कहा क्या मैंने? नो ऑपरेशन है, कुछ नहीं करने के लिए कहा, फिर भी कह दिया आपको कि कुछ कर लो। अब आप कुछ करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, खाली बैठो एक तरह से, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? नो ऑपरेशन। तो क्या करेगा अब कंपाइलर? वो यहाँ देखेगा कि इसको एक साइकिल के लिए अगर मैं रोक दूँ तो काम मेरा बन जाएगा, डेटा डिपेंडेंसी दूर हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? एक यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बीच में क्या डाल देगा? यहाँ पर दूसरे और तीसरे के बीच में नो ऑपरेशन की एक इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर देगा। तो कंपाइलर और ये सारी जो सेगमेंट्स हैं ये इस नो ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट तो करेंगे, है ना? इनको तो निकालना ही है फेज उसमें से। तो जब तक ये इसको करेंगे तब तक उसको हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा, वो R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी बट हैज नो ऑपरेशन। ये ऐसा कर दिया, इसको फेच तो करना पड़ेगा मेमोरी से, लेकिन इसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है? केवल डिले दे रहा है। अब क्या हुआ? चौथे नंबर पर जब हमें क्या चाहिए? R1 और R2, तो यहाँ पर ये हमें ये यहाँ मिल गया R1 और यहाँ मिल गया R2। तो जब ये शुरू हुआ तब हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो जो हमारे डेटा की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता था वो हमने टाल दिया। कैसे? डिले करके। ठीक है, तो अब ये कंपाइलर को देखना है। ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि वो
कि इस इंस्ट्रक्शन को इसका यहाँ से मिलने वाली वैल्यू का रिजल्ट चाहिए, और उन दोनों के बीच में फिर वो क्या करेगा, एक नो ऑपरेशन इंसर्ट कर देगा।